हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लेक्चर नंबर 15 के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिस्टेरिसिस। भाई हिस्टेरिसिस एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उससे पहले हम कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे जो हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन उन बेसिक्स को मैं यहाँ फिर से डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बेसिक्स नहीं कवर किया होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेसिक से, और जिनको बेसिक आता हो 7-8 मिनट स्किप करके कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिस्टेरिसिस से देखना शुरू कर। तो ये शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक यहाँ पर मैटर गिवन है, ठीक है। अब इस मैटर में क्या है, इस मैटर के अंदर कई सारे एटम्स होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कई सारे एटम्स गिवन है, जुंगा 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 जुंगा, ठीक है। हमने कहा कि अब इस मैटर में से जितने भी एटम्स गिवन हैं, एक एटम को हम बाहर निकाल के फेंक देंगे, ठीक है। एटम कैसे होता है भाई, एक न्यूक्लियस होगा जिस पर प्लस चार्ज बीच में, और उसके चारों तरफ एक ऑर्बिट हो गया, कई सारी ऑर्बिट होंगी इस तरीके से, ठीक है। और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस प्लस, अब इसके बाहर एक खूबसूरत सा एटम सॉरी ऑर्बिट होगी, ठीक है। वही एटम होता है भाई, मान लो से जूम जूम, ठीक है। ये हो गया जूम, ये प्लस, ये रहा इलेक्ट्रॉन दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी एटम होती है कि भैया बीच में प्लस चार्ज होगी और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब हम ये भी जानते हैं भैया इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज है, कैसा भी चार्ज है तो चार्ज ही। और चार्ज जब मोशन करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट प्रोड्यूस होती है, तो इसके अपोजिट ये है जिंगा जिंगा जिंगा, इलेक्ट्रॉन करंट ऐसे, करंट ऐसे, ठीक है। दोनों अपोजिट बन गए। अब ध्यान दिया तो ये एक लूप की तरह नहीं दिख रहा भाई, जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, बाउंडेड हो जो स्ट्रक्चर, वो लूप, और इस लूप में करंट भी भाग रहा तो हो गया करंट लूप, ठीक है। तो इस एटम को हम करंट लूप बोल सकते हैं। और पिछले लेक्चर जाके देखोगे तो वहां हम लोगों ने बताया कि करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। यहां वो चीजें नहीं डिस्कस होंगी, हाँ पिछले लेक्चर में, यहाँ हिस्टेरिसिस पे आना है, ठीक है, जल्दी से जल्दी। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया भैया करंट लूप। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया करंट लूप, ठीक है। और हम करंट लूप को कहते हैं भैया ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह भी बिहेव करता है, ठीक। तो इसको हमने कहा कि भैया तुम मैग्नेटिक डाइपोल हो। क्या हमने कहा, इसको हमने कहा कि तुम भैया एक मैग्नेटिक डाइपोल हो, ठीक है। अब मैग्नेटिक डाइपोल है ये, तो मैग्नेटिक को हम एटॉमिक डाइपोल, एटॉमिक से रिप्लेस कर देंगे। यहां पर ये जो एटम है, एटम ही तो मैग्नेटिक डाइपोल है, तो क्यों नहीं से हम एटॉमिक डाइपोल बुलाएं। तो आज से यहां पर हम इसको एटॉमिक डाइपोल बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, एटॉमिक डाइपोल इसको क्या बुलाएंगे, इसको हम बुलाएंगे अब से एटॉमिक डाइपोल। और डाइपोल बन रहा तो इसलिए हम इसको गोले में नहीं दिखाएंगे, जो हमारे एटम्स होंगे मैटर के अंदर, मैटर के अंदर जो भी अब एटम्स हम देखेंगे उसको हम ऐसे दिखाएंगे, जुंगा जुंगा जुंगा, या फिर ऐसे जुंगा। ये अब हम एटम को ऐसे दिखाएंगे, ये क्या हो गया, अब ये एटम नहीं बोलेंगे, इसको हम तीर की तरह बनाएंगे और एटॉमिक डाइपोल बोलेंगे। भाई मैग्नेटिक डाइपोल कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, इसलिए तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब से ये होगा एटॉमिक डाइपोल। एटम की जगह हम ये दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, ये, ठीक है। समझे क्या भैया, पक्का, ठीक है। और हम लोगों ने 2-3 टर्म और पढ़े थे, थोड़ा बेसिक जल्दी से कवर करें तो हिस्टेरिसिस पे आते हैं। क्या भैया, मान लो इस मैटर के अंदर जुंगा जुंगा जुंगा, ये जो है एटॉमिक डाइपोल्स हैं, और सारे एटॉमिक डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में भागे दौड़े चले आ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। सारे एटॉमिक डाइपोल्स जो हैं भागे दौड़े इधर ही चले आ रहे हैं, ठीक है। तो जब सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में भागे तो उसे हम अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल इन अ सेम डायरेक्शन बोलते हैं, कि भैया अलाइन हो रहे हैं सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। कैसे ये अलाइनमेंट बढ़ेगी, मतलब कैसे, क्या करे कि सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में भागे, ये कैसे होता है, जब हम बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इसको H, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके ऊपर लेक्चर कवर है 52-53 मिनट में, मैग्नेटिज्म मैटर में पिछले लेक्चर्स में जाके देखोगे। यहाँ क्या है,
बेसिक बता रहे हैं क्योंकि हिस्टेरिसिस में इसका यूज है, ठीक। इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। हम यही पढ़ लेते हैं यहां पर कि भैया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है, कि भैया जितना ज्यादा हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे, जितनी ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे इस मैटर पे, या फिर इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, कि जितनी ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी लगाएंगे, सेम चीज है, उतना ज्यादा डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे। और अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स इन ए सेम डायरेक्शन को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, कि मतलब जब सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में भागने लगे तो उसको हम मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। मतलब जितना ज्यादा डाइपोल्स एक डायरेक्शन में भागेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटाइजेशन। मतलब अगर यहां 9 डाइपोल है, अगर 9 के 9 डाइपोल एक ही डायरेक्शन में भागने लगे, अलाइन हो गए डायरेक्शन में, तो इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा। अब मान लो 9 में से 6 तो एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, 3 कुचुक टिक और 3 डाइपोल मतलब इधर उधर भाग रहे हैं, तो वहां पर मैग्नेटाइजेशन थोड़ा कम होगा। यहां पर खैर फुल मैग्नेटाइजेशन है। तो ये क्या होगा, डाइपोल्स अलाइन हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो मैग्नेटाइजेशन हो रहा हो, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन को आई से डिनोट करते हैं, और ये हो गया मैग्नेटाइजेशन। समझ गए क्या, डाइपोल्स के अलाइनमेंट को ही मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। और इसको हम एच को मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। एक बार एक तरीके से देखो तो डाइपोल्स या फिर मैटर को मैग्नेटाइज ही तो कर रहा, एक ही डायरेक्शन में डाइपोल में करने का काम इसका है, और जब एक ही डायरेक्शन में सारे डाइपोल भागेंगे वही तो मैग्नेटाइजेशन है। तो इन सारी चीजों का काम आएगा भैया एच और आई का। इसी का ग्राफ बनाएंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, अभी देख लो भैया ध्यान से, ठीक है। अब इसको हटा दें, हिस्टेरिसिस शुरू करते हैं। 1 2 3 4 छाप ले भाई, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं वीडियो है, ठीक है। हटा दें, हटाने जा रहे हैं हमने, कृपया करके नोट कर ले छपरियों, हम सॉरी बच्चों, सॉरी छपरी तुम्हें, छपरी में तुम नहीं हटा, ठीक है। तो ये जो है यहां पर हम नई कहानी को शुरू करेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। जो पूरी खाने गया हो वापस आ जाए, समझ गए सर, मैं तो मक्के की रोटी और सरसों के साथ खाता हूं, क्यों हटाओ। हाँ, तो आज हम देखेंगे हिस्टेरिसिस। क्या है ये हिस्टेरिसिस, ठीक है। हिस्टेरिसिस क्या है, ये हिस्टेरिसिस कौन हो तुम, हाँ ठीक है। हिस्टेरिसिस, ठीक है। तो ये हो गया हिस्टेरिसिस। ये लाइन थोड़ा तिरछा खींचिए क्या, नहीं ठीक है। हाँ, तो आज हम देखेंगे हिस्टेरिसिस क्या है ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बताया है मैंने, यहां नहीं शुरू करूंगा कहानी बताना, 52 मिनट लगे थे वहां, अब यहां फिर से थोड़ी वही चीज करेंगे। ऐसा समझ लो कि यहां पर कि ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे भैया आप लोग के अंदर शरारत करने की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, इसको पेट दिया उसको मार दिया, तो वैसे इसके अंदर भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया भैया फेरोमैग्नेटिक क्या हो गया, हाँ, it is the property, it is the property of ferromagnetic substance, it is the property of फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, ठीक है। अभी और भी कहानियां यहां डिस्कस होंगी, अंदर तक जाएंगे हिस्टेरिसिस को समझाने के लिए, ठीक है, चिंता ना करो, ठीक है। इतना हो गया कि भैया ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर हमने कहा कि एक अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल लेते हैं और उसको जो है सोलेनॉइड के अंदर रख देते हैं, ठीक है। सोलेनॉइड उसके ऊपर लपेट देंगे। सुन, अनमैग्नेटाइज्ड ऐसा मटेरियल जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी 0 है, ठीक है, ठीक है। तो हमने यहां पर एक मटेरियल लिया, जिंगा, ठीक है। अब इस मटेरियल के ऊपर हमने सोलेनॉइड को लपेट दिया, ठीक है, बढ़िया से, क्यों कटक कटक कटक, ठीक है। तो इस तरीके से लाए सोलेनॉइड, जुंगा, ठीक है, ठीक है। सोलेनॉइड लाए, अभी हमने सोलेनॉइड में जो करंट भगाया, अभी सोलेनॉइड में मान लो 0 करंट है,
सोलेनॉइड के अंदर जीरो करंट है, ठीक है। अब हम इस मटेरियल के लिए I वर्सेस H का ग्राफ देखेंगे। अब पता चला क्यों बताया फिर से I और H। I क्या था? मैग्नेटाइजेशन, डाइपोल का कितना अलाइनमेंट, कितना एक ही डायरेक्शन में डाइपोल भाग रहे हैं। H क्या था? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, या फिर दूसरी भाषा में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कितनी बार से फील्ड लगाई कि डाइपोल सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं और मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाए। ये देखो, ये रहा जुंगा, ये रहा जुंगा। फिर से बनाते हैं। ये डायग्राम थोड़ा पतला बन गया, जैसे हॉस्टल में दाल पतली बनती है उस तरीके से। क्या नहीं सर, धोती मत खोलो हॉस्टल की, ठीक है। तो ये हो गया ए ए ए ए ए जूम जूम, ए ए ए ए ए ए जूम जूम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ सही दिख भी रहा है भाई। फिर से बनाऊं क्या भैया? फिर से बनाऊंगा। क्या है, लाइन भी नहीं खींच पा रहे हैं आजकल के लोग। जूंगा जूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है इस तरीके से हमने जो है भैया ग्राफ को बना लिया है, ठीक है। हे भगवान, कितनी बेइज्जती कराओगे ऐसे। ए जूम, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो है I वर्सेस H का ग्राफ बना लिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से जूंगा जूंगा। ये हो गया हमारा I, हो गया ये हमारा हो गया I, और ये हमारा हो गया H, ठीक है। ये हो गई मैग्नेटाइजेशन, ये हो गई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H, ठीक। समझ रहे? हमने कहा कि हम जो है अब इस मटेरियल में, सॉरी इस सोलेनॉइड में, पहले तो करंट जीरो था। जब करंट जीरो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से लगाएंगे वो भी जीरो। भैया क्या कहानी बन रही है? इसको ऐसे मैं सिंपल भाषा में दिखाता हूं। जैसे कोई मैटर हो, ठीक है। अब मैटर के अंदर जो है डाइपोल्स अलाइन कैसे करवाओगे भैया? डाइपोल्स कैसे अलाइन कराओगे आप? जब जो है बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तब जाके जो है अंदर मैग्नेटाइजेशन हो रहा। तो शुरू में करंट जीरो था तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो रही होगी, H भी जीरो रहा होगा इसके अंदर, इस मटेरियल, इस अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो ये भी H भी जीरो रहा होगा, ठीक है। और जब H जीरो होगा, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी तो I भी जीरो होगा, मतलब जो हमारा मैग्नेटाइजेशन है वो भी जीरो है। ये क्या है? क्या ये एक अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल है। ये क्या है? अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल, ठीक है। एक अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल सा रखा है, ठीक है। ये सोलेनॉइड लपेटा है, आप समझे? फिर हमने कहा कि इसमें हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट भगाएंगे, घड़ी की दिशा में ऐसे, ठीक है। हमने कहा अब इसमें करंट बढ़ाएंगे, यानी करंट को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक। जैसे ही इसमें हमने करंट को बढ़ाया, करंट की वैल्यू जीरो से बढ़ाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा भैया। जितना करंट बढ़ाओगे उतनी ज्यादा बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और जितनी ज्यादा बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा डाइपोल्स का अलाइनमेंट, और जितना ज्यादा डाइपोल्स का अलाइनमेंट होगा, यानी जितना ज्यादा डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में भागेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब I जो है डायरेक्टली H होता नहीं है, बताएंगे क्यों नहीं होता। यहां भी मान लो फॉर्मूला होता है कि हाँ I इज प्रोपोर्शनल टू H होता है, लेकिन ये सही नहीं होता। लेकिन यहां मान लेते हैं कुछ देर के लिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ये खेल काम नहीं करता। खैर कुछ देर के लिए मान लो होता है, लेकिन बताएंगे, सब्र करो, ठीक। यानी कि हमने कहा I को, हमने जैसे ही करंट को भगाया वैसे ही एक्सटर्नल फील्ड बढ़ी और वैसे ही मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ेगा। I में कंफ्यूज ना हो, वो स्मॉल I करंट है, ये कैपिटल I मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। तो जैसे ही हमने करंट को भगाया, हमने देखा हमारे H में मुनाफा हुआ, हमारा H बढ़ा और हमारा मैग्नेटाइजेशन यानी कैपिटल I भी बढ़ा। यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे जूंगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है, हमारा ग्राफ इस तरीके से बढ़ता है। एक पॉइंट आया यहां पर ऐसा, जहां पर जाने के बाद, इसको हम ए पॉइंट अभी लिख देते हैं। एक ये पॉइंट आया, ये क्या है? ये हमारा ए पॉइंट है, ये वाला। इस पॉइंट पे जाने के बाद जैसे ही हमने H को बढ़ाया, हमारी I भी बढ़ती गई और यहां पर जाके सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में, ये देखो अलाइन,
सबके सब अलाइन हो गए, मतलब एक्सटर्नल फील्ड लगाई, मैग्नेटाइजेशन भी तगड़ा हो गया। मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या, कैपिटल आई को बोलते हैं, और डाइपोल्स के अलाइनमेंट को मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया ये कंडीशन। फिर हमने कहा हमारे अंदर एक जो है शैतान आया, बोला नहीं भैया, हमने जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाई मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ा, एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाई मैग्नेटाइजेशन बढ़ा, ये जूम। लेकिन हम चाहते हैं कि दोबारा से मैग्नेटाइजेशन, ये कैपिटल आई, दोबारा से मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए। तो हमने कहा कोई बात नहीं हम क्या करेंगे, हम करंट को फिर से कम करेंगे, करंट को कम करेंगे, हमारा एक्सटर्नल फील्ड कम होगा, ये कैपिटल एच एक्सटर्नल फील्ड जो बाहर से लगा रहे हैं, और जब एक्सटर्नल फील्ड कम होगा तो हमारी मैग्नेटाइजेशन अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, करंट हमने घटाया, हमारी एक्सटर्नल फील्ड भी घटी जो ऊपर से लग रही, जिसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, ऐसे लग रही, कम हुई। लेकिन होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि ये ग्राफ फिर से वापस ऐसे लौट आए, रिवर्सिबल हो जाए, ये ग्राफ जो है फिर से वापस ऐसे लौट आए, रिवर्सिबल कंडीशन बन जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो हमारा मैग्नेटाइजेशन था वो घटा जरूर, जो कैपिटल आई है, मैग्नेटाइजेशन घटा जरूर, लेकिन दोबारा जहां से इसकी वैल्यू शुरू हुई वहां पे नहीं गया। ये मैग्नेटाइजेशन बहुत थोड़ा सा घटा, ये मैग्नेटाइजेशन पूरी तरीके से नहीं घटा, ये मैग्नेटाइजेशन जो है तकरीबन इतना घटा, ए जुम जुम ऐसे इस तरीके से ये मैग्नेटाइजेशन घटा, तो लेकिन इतना ही घटा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं बी। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, ये फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी की एक मटेरियल ही तो है कि भैया मैग्नेटाइजेशन जीरो हो ही नहीं रहा, यहां आके थम गया। तो यहां से यहां तक को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, कि हमने जब मटेरियल के ऊपर से, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा ली, या फिर मैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं इसको हम, कि जैसे ही हमने मटेरियल के ऊपर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाई या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स हटाई, तब भी मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रह गया, इतनी वैल्यू, यही तो है मैग्नेटाइजेशन, तब भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन रह गया। इसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी, कि द अमाउंट ऑफ, हम बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ, जिंग 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 कैसे बोल सकते हैं इसको हम बोलेंगे द कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, द कैपेसिटी, यहां नहीं लिखेंगे भैया, पता नहीं क्या लिखना है हमको, यहां लिख देते हैं द कैपेसिटी, क्या लिखेंगे, द कैपेसिटी ऑफ substance, the capacity of substance to retain its magnetism, to retain its magnetism, even after ceasing, मतलब हटा दिया, even after ceasing the magnetic external magnetic field, even after ceasing the external magnetic field, ठीक है। कहने का मतलब क्या पता है, कि हमने जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, जो हमारी एच थी उसको हमने कम कर दिया, तकरीबन यहां पर जीरो पे चला आया हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देख रहे हो भाई, आई क्या है, आई वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस हमेशा जीरो होता है, एक्स एक्सिस कौन है, एच है, तो एच यहां पर जीरो ही होगा। अरे भैया ये लो, मान लो ये है, ठीक है, ये वाई है, ये एक्स है, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लो, वहां पर एक्स एक्सिस क्या होता है, जीरो, और एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लो, वहां पर वाई जीरो होता है, हमने पढ़ा। वैसे यहां पर भी है, आई पर आ गया ना भैया, तो एच यहां पर जीरो हो गया, मतलब एच को हम जीरो कर डाले फिर से, लेकिन हमारे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी अब भी है, ये देखो इतना लेंथ बच रहा है, ये यहां से यहां तक का लेंथ, यहां मान लो ऑरिजिनो है, तो ये जो चीज है ओबी क्या है, ओबी हमारा क्या है, रिटेंशन, कि मतलब जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सीज कर दिया इस मटेरियल के ऊपर से, तब भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म होल्ड करके रख रहा है ये मटेरियल, देख लो इतना मैग्नेटिज्म, यही तो है मैग्नेटाइजेशन।
इतना मैग्नेटाइजेशन होल्ड किया है, वही मैग्नेटिज्म, वही तो बात हुई। जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हो रहा उतनी ज्यादा मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करेगा, वही बात। तो ये हमारा हो गया भैया रिटेंशन, यहां से यहां तक, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं, पेटेंशन नहीं, ठीक है, रिटेंशन, ओबी, ठीक है। इसको हम क्या बोले रिटेंशन, ओबी, ठीक है। समझ में आया क्या होता है ये, ठीक है। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, इतना हमने काम कर लिया। अब एक और खेल खेले, हमने कहा अब हम जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा कैपिटल एच है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम निगेटिव में इंक्रीज करके देखते हैं क्या होता है। भाई ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इधर निगेटिव होगा, एच निगेटिव एच होगा, भाई एक्स एक्सिस का इधर निगेटिव होता है। तो एच को हमने निगेटिव में कुछ इंक्रीज किया तो ये ऐसे कुछ ग्राफ बना, ठीक है। ये इस तरीके से हमने एच को निगेटिव में इंक्रीज किया। जब हमने एच को निगेटिव में इंक्रीज शुरू करना किया, जब हमने एच को निगेटिव में इंक्रीज किया तो यहां पर आकर के मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस पर मैग्नेटाइजेशन है, तो वाई एक्सिस की चीज एक्स एक्सिस पे जीरो हो जाती है। यानी यहां पर हमारा आई क्या होगा, यहां पर हमारी आई जीरो हो जाएगी, ठीक है। यहां पर आई जीरो हो जाएगा, यानी जब हमने एच को निगेटिव में इंक्रीज किया तो हमारी मैग्नेटाइजेशन जीरो हुई। एच क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पर एच तो जीरो नहीं है, लेकिन आई जीरो हो गया। मतलब हम क्या किए, जैसे ही हमने एच को निगेटिव में इंक्रीज किया, जैसे ही हमने एच को निगेटिव में इंक्रीज किया, हमारी आई क्या हो गई, जीरो हो गया। आई क्या है, मैग्नेटाइजेशन, एच क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हमने बताया, ठीक है। तो ये कहानी मिली। फिर ग्राफ हमने और खींच के इधर बढ़ाया। हमने कहा करंट को एंटी क्लॉकवाइज में भगाएंगे। हमने कहा फूलों से हंसो तो वो हंस दिए, ठीक है। कहने का मतलब करंट को एंटी क्लॉकवाइज में भगाया, घड़ी की उल्टी सा, ठीक है। घड़ी क्या होता है सर, ठीक है, घड़ी वाच लगाया तो नहीं है ही नहीं, क्या करें यार ठीक है। कल से यहाँ पोस्ते का दाना बन आएंगे घड़ी के रूप में, या फिर थर्माकोल, ठीक है। तो हमने जो है एंटी क्लॉकवाइज में एक करंट को भगाया, ठीक है। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज में भगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे बन रही थी जुंगा, वो जुंगा ऐसे बनने लगी, जुंगा। इस पॉइंट पे जब आए ये डी, इस पॉइंट पे आने के बाद सारे डाइपोल्स फिर से एक ही डायरेक्शन में भागने लगे, जूम, ये वाली कंडीशन। और जब सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में भागते हैं उसे हम सैचुरेशन बोलते हैं। ए पॉइंट पर भी यही हो रहा था कि सारे के सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे। तो एक ए पॉइंट पर सैचुरेशन हो रहा और एक डी पॉइंट पर सैचुरेशन हो रहा, ठीक है। हमारा जो सैचुरेशन होता है वो 2 पॉइंट्स पर हो रहा है, ठीक है। सैचुरेशन क्या होता है, सैचुरेशन अलाइनमेंट ऑफ ऑल डाइपोल्स, अलाइनमेंट ऑफ ऑल डाइपोल्स, एटॉमिक डाइपोल्स भी बोल सकते हो, अलाइनमेंट ऑफ ऑल डाइपोल्स इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। सारे के सारे डाइपोल्स का अलाइनमेंट हो जाए, या फिर दूसरी भाषा में इज इक्वल टू क्या, कि मैग्नेटाइजेशन 100% हो रहा है। भाई अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल ही तो मैग्नेटाइजेशन है। तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या हो जाए, वो हो जाए 100% इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन 100%। यही कहानी है, समझ रहे हैं। और सैचुरेशन कहां हो रहा, एक ए पॉइंट पर और एक डी पॉइंट पर। एक कहां हो रहा, ए पॉइंट पर, और एक कहां हो रहा, डी पॉइंट पर, ठीक है। ये देखो ए पॉइंट और डी पॉइंट, ठीक है। तो ए पॉइंट पर सैचुरेशन हो रहा, डी पॉइंट पर, ठीक है। फिर हमने कहा कि एच को अब निगेटिव में डिक्रीज करेंगे। यहां पर तो एच को निगेटिव में इंक्रीज किया, देखो एच ये जूंगा, एच को निगेटिव में इंक्रीज किया तो यहां जाके सैचुरेशन। फिर कहा अब एच को निगेटिव में डिक्रीज करो, ऐसे, यानी एक्स एक्सिस पे यहां पे आओ, जूम, तो डिक्रीज तो होगा। तो हमने जब एच को डिक्रीज किया तो ग्राफ हमारा पहले ऐसे गया जूंगा, फिर यहां ऐसे गया। यहां से यहां एच को डिक्रीज किया है, यानी यहां से यहां को हमने एच को क्या किया है, डिक्रीज किया, तो ई पॉइंट आया।
एच को जब हमने डिक्रीज करना शुरू किया यहां से यहां, तो एक समय यहां पर ऐसा आया जब एच 0 हो जाएगा। भाई ये आई की एक्सिस है और आई की एक्सिस पे एच हमेशा 0 होगा, तो यहां पर हमारा एच आकर के 0 हो गया। ये हमारा ई पॉइंट है, ठीक है, ई पॉइंट। फिर हमने यहां से यहां एच को पॉजिटिव में इंक्रीज किया है, यहां पर हमने एच को पॉजिटिव में एच प्लस, एच को प्लस में इंक्रीज किया यहां से यहां, जूम देख रहे हैं, ये देखो एच की पॉजिटिव एक्सिस। यहां पर हमने निगेटिव में एच को डिक्रीज किया, ये निगेटिव ही तो है एच का, और उसको डिक्रीज किया। यहां से यहां एच को पॉजिटिव में इंक्रीज किया, फिर और इंक्रीज करेंगे तो और अच्छी। यहां डायग्राम बहुत बेकार बन जाएगा लग रहा है, चलो देखते हैं क्या। ऐसे आएंगे, इसको फिर से बना दे क्या भैया, थोड़ा ताकि इसमें सेटल हो जाए ना आगे जाके ठीक है, नहीं सेटल भी नहीं होगा ये, ठीक है, सेटल ठीक है। तो हम यहां पर आए और इसको हम जो है थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे जूम, ठीक है, इस तरीके से बन नहीं पाएगा चाहे जो कर लो, चलो ठीक है, हटा, वहां थोड़ा सेटल कर लेंगे, ठीक है। तो फिर यही ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ए ऐसे, रुको बना देते हैं, बन जाएगा। इसको थोड़ा इधर जोड़ना पड़ेगा और क्या, इस तरीके से जूम, ये बन गया जूम, ठीक है। हे भगवान इतना गंदा ग्राफ बन गया यार बनाते भैया, रुको, इसको जो है कुछ इस तरीके से सेटल हो जाएगा, चिंता ना लो तुम लोग, ठीक है। तो इसको हम ना फिर से इसको यहां से बना लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। रुको, तो इसको हम ग्राफ को अपने कुछ जो है इस तरीके से बनाएंगे, ये सही हो जाए कहानी, गड़बड़ हो ही गई है कहानी अब, ठीक है। तो इसको हमें जोड़ना है ना, इसको मैं जोड़ू कैसे अब, रुको, ए ऐसे कर लेते हैं, तो ये यहां से कैसे आएगा, ए ऐसे हो जाएगा और ये हमारा ए ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा ए पॉइंट, ये यहां बना लो, समझ जाए, देखो थोड़ा मिल नहीं पा रहा था डायग्राम ना, तो ये हमारा हो गया ए पॉइंट, ठीक है, ये हो गई सैचुरेशन, ठीक। अब ठीक है, समझ जाओ, जोड़ना था तीनों को, क्या करते ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ए पॉइंट बन गया, ठीक है। ऐसे ये यहां से एच को हमने पॉजिटिव इंक्रीज किया, और जब हमने और एच को पॉजिटिव इंक्रीज किया और ज्यादा यहां पे लाके, तो क्या हुआ, फिर से सैचुरेशन हो गया, फिर से सैचुरेशन हो गया, यानी फिर से सारे डाइपोल से की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। हाँ भैया, यहां पर क्या था, यहां पर हमारा इस पॉइंट आई है, तो यहां पर एच 0 होगा और आई यहां पर नॉन जीरो होगा, लेकिन घट तो गया ही था, देखे थे यहां से यहां आ गया था, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ कहानियां बनती हुई हमारी आती हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी, ये डी, ये ई, और ये हमारा एफ पॉइंट है मान लो, ठीक है। कैसा पॉइंट है ये हमारा एफ पॉइंट है। ये सब हटा दे, क्या समझ तो रहे हो, एच नॉन जीरो, आई जीरो, रहने दे, चलो ठीक है। तो ये पूरा एक साइकिल बन करके हमारे पास आता है, ठीक है। यहां पर एक और कहानी छूट गई थी, ये वाली, ये लेंथ तो रिटेंटिविटी थी, जूम जूम, और ये लेंथ हमारी कोर्सिविटी है, ओ से सी, ये तो रिटेंशन था। अब एक आती है कोर्सिविटी, क्या भैया, ये देखो यहां पर भैया मैग्नेटाइजेशन 0 हो गया है, ये देखो 0 है, तो मतलब कि द अमाउंट ऑफ, बोल सकते हो, नहीं, इसको बोल सकते हो जिंग 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 जिंग, ये क्या था, द कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, हाँ इवन आफ्टर सीजिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो गया, तो कोर्सिविटी हमारा क्या हो जाएगा, कोर्सिविटी हमारा हो जाएगा, ये उल्टा तो नहीं हो गया भैया, जिंग 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 जिंग, कोर्सिविटी में था ना द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नहीं ऐसे बोल सकते हो, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, रिटेंशन है, कोर्सिविटी है, ठीक है। तो पहले इतना लिखो तब आगे देखते हैं कहानी, ठीक है। ये तो हमारी रिटेंशन हो गई भैया, कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस की कहीं कोर्सिविटी तो नहीं है हमको लग रहा है ये कोर्सिविटी है, ठीक है, इतना नोट करो तो आगे देखते हैं। 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई, कैसा दिख रहा है कैमरे में, बिल्कुल सही दिख, हो गया क्या भैया, हो गया रिटेंशन, ठीक है ठीक है। तो ये तो कैपेसिटी थी। एक कोर्सिविटी आती है कि भैया द अमाउंट, ये तो द अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये कैपिटल एच, द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नीडेड टू डीमैग्नेटाइज द सब्सटेंस, यानी यहां से यहां देखो कितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की नीड पड़ी, ये वाली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की नीड पड़ी सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज करने के लिए।
भाई यहां पर मैग्नेटाइजेशन जीरो, यानी यहां पर मटेरियल हमारा डीमैग्नेटाइज हो रहा, मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गई। और यहां यानी कि कितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की नीड पड़ी, यहां से यहां तक ये एच है, कितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की नीड पड़ी सब्सटेंस को दोबारा डीमैग्नेटाइज करने के लिए। जहां पर आई जीरो यानी वहां पर मैग्नेटाइजेशन जीरो, और जहां पर मैग्नेटाइजेशन जीरो यानी यहां पर डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा। ठीक है, तो कोर्सिविटी कहां लिखे, कहीं जगह ही नहीं है, इतना नोट करो तो उसको हम जो है अलग से लिखते हैं। हो गया क्या मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 नोट करो, हो गया। हटा दे कहानियों को, क्या हटा दे, हटा दे भैया, नोट करो। कोर्सिविटी बताते हैं, ठीक है, पक्का हटा दे। चलो, जुंगा रे जुंगा, जुंगा रे जुंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है इतनी कहानियों को तो देख लिया कि हाँ भैया ये कहानी बनती है। अब कुछ कोर्सिविटी वगैरह के टर्म्स को देखेंगे और फिर पूरी खाते हुए घर चले जाएंगे, ठीक है। जुंगारी 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 जुंगारी, भैया मिट जाओ यार, काहे नाटक दिखा रहे हो। कोर्सिविटी पता चला कि नहीं, डीमैग्नेटाइज वाला कहानी बन गया वहां का, ठीक है। जुंगारी 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 जुंगारी, हट जा भाई, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, हमने एक टर्म देखा भैया कोर्सिविटी। क्या हमने देखा, क्या हमने देखा, कोर्सिविटी। कोर्सिविटी क्या है, अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यही तो है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड needed, the amount of external magnetic field needed to demagnetize the material, मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए, I इक्वल टू 0 करने के लिए, needed to demagnetize the material, ठीक है, demagnetize the material, the amount of external magnetic field needed to demagnetize the material, ठीक है। मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी, ठीक है। कहां से कहां तक, ओ से सी तक, ठीक है, ओ से सी तक। यानी ये क्या है, एच की कुछ वैल्यू होगी और रिटेंशन क्या था, मैग्नेटाइजेशन की कुछ वैल्यू बची थी, डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करी, एच को घटाया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ये मैग्नेटाइजेशन बची रह गई, आई को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। और कोर्सिविटी क्या है कि अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगानी पड़ी, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इतनी लगानी पड़ी मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए, इसको आई को, ठीक। तो ये हो गया कोर्सिविटी, और ओ भी हो गया रिटेंशन, ओ भी रिटेंशन, ओसी कोर्सिविटी। ये क्या है, ओसी क्या है, ओसी हमारा है कोर्सिविटी, और ये हमारा क्या है, आरटी रिटेंशन, ठीक है, समझेगा, पक्का। हटा दे कोर्सिविटी रिटेंशन की कहानियां, अब आते हैं हम क्या होता है हिस्टेरिसिस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या होता है ये हिस्टेरिसिस। रिकॉर्डिंग हो रही है भैया, बहुत सही, चलो हटा दे रिटेंशन, हटा दे, पक्का हटा दे भैया, हटा दे। चलो अब हम देखेंगे कुछ अलग सी कहानियां कि आखिर ये हिस्टेरिसिस होता क्या है रियल में, आखिर ये हिस्टेरिसिस रियल में होता क्या है, क्या होता है हिस्टेरिसिस, क्या होता है। सर मुझे पता होता तो आपसे थोड़ी पूछता, पल पल यादों में थोड़ी मरता हिस्टेरिसिस के। ठीक है, बताते हैं भैया हिस्टेरिसिस आखिर क्या है, ठीक है, कैसे इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। जुंगा 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 जुंगा, तुम भी हट जाओ भैया, ठीक है। तो अब हम अपनी मेन कहानी के ऊपर आ रहे हैं। मेन तो भैया सारी चीजें थी, मेन तो ये ग्राफ ही था, ये तो भैया हिस्टेरिसिस लूप की कहानी थी। अभी हमने पढ़ा हिस्टेरिसिस लूप, अब तक हमने जो भी चीजें पढ़ी सब हिस्टेरिसिस लूप था ये। अब हिस्टेरिसिस पढ़ते हैं क्या है, क्या होता है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस का मतलब होता है कि आई इज लैगिंग बिहाइंड एच, बताते हैं, ठीक है। हिस्टेरिसिस क्या होता है, ये तो हमने देखा लूप था,
ये तो पूरा हमने लूप पढ़ लिया था, ठीक है, यहां से यहां तक। अब हम हिस्टेरिसिस देखेंगे, हिस्टेरिसिस कि आखिर ये हिस्टेरिसिस क्या होता है। क्या होता है भैया कि आई इज, जो हमारा आई है, आई जो है लैगिंग बिहाइंड एच हो रहा। आई क्या है, आई इज लैगिंग बिहाइंड एच। भैया आई जो है एच के पीछे पीछे लैग कर रहा है। कैसे देखो, यहां से यहां मैग्नेटाइजेशन हो रहा था, यहां पर आए, एच भी नॉन जीरो था, आई भी नॉन जीरो था। फिर जब यहां से यहां हमने मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देना कम किया तो यहां आने पे एच जीरो हो गया लेकिन आई नॉन जीरो रह गया। फिर जब एच को निगेटिव में बढ़ाया तो आई जीरो हो गया, एच नॉन जीरो हो गया। यही तो है लैगिंग बिहाइंड। समझ रहे हो, पहले दोनों बराबर, फिर आई नॉन जीरो एच जीरो, फिर एच नॉन जीरो आई जीरो हो गया, तो ये लैगिंग बिहाइंड, उसके पीछे पीछे लैगिंग बिहाइंड एच हो रहा। और एक भाषा में बोल सकते हो कि फॉर अ यूनिक वैल्यू ऑफ एच देयर विल बी मोर देन वन वैल्यूज ऑफ आई। एच की एक वैल्यू के लिए कई सारे आई की वैल्यूज होंगी। ऐसा क्यों, इसीलिए हम कह रहे हैं आई इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। किया था समझाने के लिए, लेकिन ये जो बोलते हैं ना हम लोग कि भैया आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, वो नहीं होता। क्यों, देखो लिखो, फॉर अ यूनिक वैल्यू ऑफ, फॉर अ unique value of h, for a unique value of h, ठीक है, I have तिरछत नहीं लिखा, ठीक है, for a unique value of h I have क्यों लिख दिए हो, I has, ठीक है, हाँ, for unique value of h I has more value, more than one value, more than one value, more than one value, मतलब कि एक h की एक वैल्यू के लिए i के पास कई सारी वैल्यूज होती हैं। कैसे प्रूफ करें, देखो ये अगर यहां पे हम देखें, देखो ये जूंगा 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 जूंगा, ये देखो थोड़ा ऐसे बनाना था, स्टाइल में बन नहीं पाया, ऐसे देखो ऐसे, ठीक है, मान लो जूंगा 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 जूंगा। अब देखो यहां पर h की तो एक ही वैल्यू है, ठीक है, लेकिन इस एक h के लिए i की एक ये वैल्यू भी है, i की एक ये वैल्यू भी है, जूंगा जूंगा दो वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो देख रहे हो भैया, समझ रहे हो कि दो वैल्यू मिल गई, h की एक वैल्यू और i की दो वैल्यू मिल गई, एक इधर एक इधर, समझ रहे हो। तो इससे क्या समझ रहे हो, इससे यही समझ रहे हो भाई कि हमें देखना पड़ेगा कि इस सैंपल या फिर इस मटेरियल की हिस्ट्री क्या है, कि जब हमने H को लगाया तो उस समय मटेरियल डीमैग्नेटाइज तुरंत हुआ था या मैग्नेटाइज हुआ था, वहां लिख के आएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, H डिपेंड्स ऑन, जो H है वो डिपेंड करेगा ऑन हिस्ट्री ऑफ मटेरियल, ठीक है, या फिर हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस। जो हमारा H होगा वो डिपेंड करेगा हिस्ट्री ऑफ मटेरियल, जो भी हमारा सब्सटेंस है, जो भी हमारा मटेरियल है, उसकी हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा कि तुरंत डीमैग्नेटाइज, जब हमने H की वैल्यू ली उस समय मटेरियल डीमैग्नेटाइज हुआ था या मैग्नेटाइज हुआ था। अगर ये वैल्यू लेंगे, मतलब अगर हमें बोला कि हमें वो H की वैल्यू लेनी है जब हमारा मटेरियल तुरंत मैग्नेटाइज हुआ, तो हम ये वैल्यू लेंगे, कौन सी, ये वाली, देख लो ये वाली लेंगे भाई, ये वाली क्यों, ये देखो मैग्नेटाइज हो रहा जूम। और जब बोले कि हमें H की वो वैल्यू चाहिए जब मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो रहा था, तो हम ये वाली लेंगे वैल्यू, ये देखो, क्योंकि मटेरियल देखो डीमैग्नेटाइज हो रहा जूम, ये देखो H जीरो होता जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो हम जो है हिस्ट्री पर डिपेंड हो रहे हैं कि उस समय क्या हो रहा, हमें कौन सी H की वैल्यू चाहिए, तब जब मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है या मटेरियल जब डीमैग्नेटाइज हो रहा है। जब मैग्नेटाइज हो रहा मटेरियल, उस H के लिए हमें I बताना है तो ये लेंगे, या फिर मटेरियल जब डीमैग्नेटाइज, पहले तो क्या लिया, अगर मान लो मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है उस समय हमें H के लिए I बताना है तो ये वैल्यू लेंगे, या फिर मटेरियल अगर हमें बोल दें कि डीमैग्नेटाइज हो रहा है उस समय हम इस H के लिए ये ऊपर वैल्यू लेंगे। यानी एक H के लिए दो वैल्यूज मिल रही, हिस्ट्री पर डिपेंड कर रहा।
पूछे डीमैग्नेटाइज के लिए तो डीमैग्नेटाइज का अलग लेना, बोल दे कि जब मैग्नेटाइज हो रहा था तब बताओ तो मैग्नेटाइज वाला लेना। ठीक है भाई, मैग्नेटाइज कब होगा? मैग्नेटाइज तब होगा जब हमारा H जीरो ना मैं देखो यहां पर क्या बताया था ना मैंने, देखो मैग्नेटाइज हो रहा था ऐसे, ये गया, फिर हमने डीमैग्नेटाइज किया। कहने का मतलब कि हमने मटेरियल के H को गिराना शुरू कर दिया और I भी गिरता गया, तो वो डीमैग्नेटाइज है। लिख देते हैं एक पॉइंट, ये समझ में आ गया? देखो हाँ, यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी कहानी को ही पूरा। देखो ध्यान से देखो, ये हमारा लिख लेते हैं। ए पर हमारा क्या होगा पता है? ए पॉइंट पर यहां हम मैग्नेटाइज कर रहे थे, तो ए पर हमारा क्या हुआ था? ए पॉइंट पर हमारा मैग्नेटाइजेशन हुआ था। ए पॉइंट पर हमारा क्या हुआ था? ए पॉइंट पर हमारा मैग्नेटाइजेशन हुआ था। ठीक है, फिर यहां से हम गए थे, ए से हम बी गए, बी से हम सी आए, सी हमारा मेन है। सी पर मटेरियल के आई जीरो हो गया था, यानी मैग्नेटाइजेशन जीरो, इसका मतलब सी पर हमारा डीमैग्नेटाइजेशन हुआ था। ठीक है, सी पर हमारा क्या हुआ था? डीमैग्नेटाइजेशन हुआ था हमारा। सी पर हमारा क्या हुआ था? डीमैग्नेटाइजेशन, ये हमारा सी पॉइंट है। ठीक है, फिर सी से हम यहां पर आए, ऐसे दूंगा, सी से हम डी पे आए, यहां पर क्या हुआ? यहां पर फिर से सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में लाइन हो गए। सैचुरेशन भी बोलते हैं इस पॉइंट को, कि सारे डाइपोल से लाइन हो गए। ठीक है, या फिर और क्योंकि भाई कई जगह पर सारे डाइपोल लाइन नहीं होते हैं। ठीक है, यहां हो रहा, तो यहां फिर से मैग्नेटाइजेशन हुआ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे हो रहा, यहां ऐसे हो रहा था, यहां ऐसे हो रहा। यहां पर हमारा मैग्नेटाइजेशन तो हो रहा है, यहां पर हमारा मैग्नेटाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। मैग्नेटाइजेशन तो होगा यहां पर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक है, फिर यहां से हम ई पर आए, H जीरो हो गया था, फिर F पर आए, यहां पर मटेरियल फिर से डीमैग्नेटाइज हो गया, क्योंकि यहां पर I क्या है? यहां पर I जीरो है भाई। एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस की चीज जीरो होती है, तो यहां से यहां जब हम जाएंगे तो यहां क्या हो रहा है? यहां पर हमारा हो रहा है डीमैग्नेटाइजेशन। क्या हो रहा है भैया? क्या हो रहा है? यहां होगा हमारा डीमैग्नेटाइजेशन। कौन सा पॉइंट है? एफ पॉइंट है। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट था? ये हमारा डी, सॉरी हाँ ये डी था, ये हमारा डी पॉइंट था। ठीक है, यानी ए सी डी एफ, ये 4 पॉइंट मेन है, बाकी तो समझ ही रहे हो क्या। तो मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, फिर मैग्नेटाइजेशन, फिर डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ये कहानी बन रही थी समझ रहे हो कि नहीं? ये हमारी 4 साइकिल हो रही है। ठीक है, ए पर क्या हुआ? मैग्नेटाइजेशन, सी पर डीमैग्नेटाइजेशन, डी पर फिर से मैग्नेटाइजेशन हो गया, और एफ पर फिर से डीमैग्नेटाइजेशन। भाई जहां जहां आई जीरो होगा वहां डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा, आई का मतलब मैग्नेटाइजेशन है। ठीक, तो इसको नोट करो। तो अब हम जो है ना एक कुछ प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरी देखते हैं, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप। हाँ, इससे ये साबित हो गया ना इस इन चीजों से कि आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच वैलिड नहीं करता। हिस्ट्री ऑफ सैंपल पे डिपेंड करता है, हिस्ट्री ऑफ मटेरियल पे, कि उस समय मटेरियल क्या हो रहा था, डीमैग्नेटाइज की मैग्नेटाइज। ठीक है, वो वैल्यू वैसे यहां पर भी देख सकते हैं, ऐसे हम आए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये लो ऐसे, एक ये वैल्यू हो जाएगी, एक हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या देख सकते हैं हम? अगर ये वैल्यू वाली लेंगे तो कुछ और होगा, अगर ये ये वाली अगर हम वैल्यू देखें, ये वाली, ठीक है, तो वो अलग कहानी बनेगी, ये वाली देखें तो कुछ अलग कहानी बनेगी। खैर यहां जरूरत नहीं पड़ी है। मान लो भाई ये हमारा क्या था, समझ रहे हैं? जैसे यहां पर क्या था वैसे यहां कर देना, देख लेना कहां डीमैग्नेटाइज हो रहा और कहां पर हमारा मैग्नेटाइज हो रहा, उसी हिसाब से हम कहानियों को खेल सकते हैं। ठीक है, चाहे सुन लो, देखो ये हमारा H है, तो अगर ये वाली वैल्यू लेंगे हम, सॉरी ये हमारा I है, ये I आ रहा है ऐसे, एक I मतलब देखो एक H के लिए 2 I दिख रहा है। ठीक, खैर इसी समझ सकते हो, यहां जरूरत ही नहीं है इसी वाली वैल्यू से। ठीक है, तो हटा दे, क्या हटा दे, पक्का हो गया है। इसको भैया नोट कर लो, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, यहां से हो रही कहानी, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन के अपोजिट, फिर डीमैग्नेटाइजेशन एफ पे। ठीक है, ये हो गया, हटा दे, पक्का नोट कर लो भाई, बहुत काम आएगा आगे। ठीक है, चलो इसको रहने देते हैं, ऊपर वाले को इरेज करते हैं। ये हिस्टेरेसिस को समझ में तो आ गया होगा कैसे चीजें बनी है समझ गए हिस्टेरेसिस, आप समझे? हिस्टेरेसिस, ठीक है, इसमें से इसको मैंने कर दिया। ये हमारी सारी कहानी अब तक बनी। अब एक और चीज देख लेते हैं। अगर एक चीज देखो,
तो यहाँ पर एनर्जी जो है वेस्ट भी हो जा रही है, एनर्जी कंजर्व कहाँ हो रही है, कुछ डिमैग्नेटाइज हो जा रहा है मटेरियल, फिर थोड़ा सा मैग्नेटाइज होता है, फिर डिमैग्नेटाइज, यानी एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं होगा, होगा वैलिड, लेकिन काफी सारी एनर्जी क्वांटम मैकेनिक्स के फिनोमेना में चली गई, काफी सारी एनर्जी जो है बहुत ही स्मॉल लेवल पे वेस्ट होकर कहीं दूसरे फॉर्म में कंजर्व हो गई। लेकिन यहां पर तो एनर्जी वेस्ट हो रहा है, यहां पर तो एनर्जी वेस्ट होगी इस लूप के अंदर। तो जो हमारा एरिया होता है हिस्टैरिसीस लूप का, जो हमारा एरिया होता है हिस्टैरिसीस लूप का, यहां लिख सकते हैं, यहां लिख लेते हैं एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप, जो हमारा एरिया होता है हिस्टैरिसीस लूप का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी वेस्टेज इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। जो यूनिट वॉल्यूम है मटेरियल की, उसके अंदर भी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो जो एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी वेस्टेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, एनर्जी वेस्टेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, कि भैया मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में भी जो एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है, मटेरियल फॉर ईच साइकिल ऑफ यही कहानी, फॉर ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, फिर मैग्नेटाइजेशन, फिर डीमैग्नेटाइजेशन। मतलब जितना ज्यादा हिस्टैरिसीस लूप का एरिया होगा उतना ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी पर यूनिट ऑफ मटेरियल में, जब हम हर एक साइकिल में घूमेंगे। मैग्नेटाइजेशन में घूमे ऐसे जूम, ये मैग्नेटाइजेशन, या फिर डीमैग्नेटाइजेशन, ये दूसरी साइकिल जूम, या फिर देखो जो एनर्जी वेस्ट हो रही है पर यूनिट मटेरियल में, वो हर एक साइकिल के लिए एनर्जी वेस्ट होगी। तो कितने साइकिल, मैग्नेटाइजेशन, फिर डीमैग्नेटाइजेशन, ये भी एक साइकिल, ये भी एक साइकिल, फिर ये एक साइकिल, फिर ये एक साइकिल, चारों साइकिल, हर एक साइकिल अलग अलग है। तो इन सब में कुछ ना कुछ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है, तो उन सब में कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होगी। तो वही लिख लिया इन साइकिल, ठीक। देख लो यहां ना ऐसे, ये देखो इसमें ये मैग्नेटाइजेशन हुआ यहां से यहां, उसमें कुछ उस साइकिल में कुछ वेस्ट हुआ होगा, फिर यहां से यहां डीमैग्नेटाइजेशन, उसमें कुछ एनर्जी वेस्ट हुई होगी, फिर यहां से अभी डीमैग्नेटाइजेशन ही हो रहा है तो यहां भी एनर्जी वेस्ट, यहां दोबारा मैग्नेटाइजेशन तो यहां फिर से कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट, फिर यहां पर भी दोबारा से यहां जब जाएंगे तो यहां पर भी डीमैग्नेटाइजेशन हो, यहां पर तो फिर से हम इसको देखते हैं कहानियों को। कहना हम क्या चाह रहे हैं कि देखो यहां से यहां मैग्नेटाइजेशन हो रहा, तो ये भी एक साइकिल है, यहां कुछ एनर्जी वेस्ट हुई होगी, फिर यहां से हम यहां आए हैं तो यहां पर क्या हो रहा, यहां पर तो मैग्नेटाइजेशन हो रहा, ठीक है। फिर हम ऐसी इस साइकिल में आएंगे, यहां से यहां इस साइकिल में कुछ एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है। फिर यहां से यहां इस साइकिल में कुछ एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है। फिर यहां से यहां इस साइकिल में भी कुछ एनर्जी वेस्ट, फिर यहां से यहां इसमें भी, इस साइकिल में भी कुछ एनर्जी का वेस्ट हुआ होगा, ठीक है। वही हम कह रहे थे कि यहां से यहां मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, यहां से यहां आने पर डीमैग्नेटाइज हो रहा मटेरियल, आई की वैल्यू कम होती जा रही, यहां से यहां पूरा, फिर यहां से यहां मैग्नेटाइजेशन, इस साइकिल में कुछ एनर्जी वेस्ट, फिर यहां से यहां डीमैग्नेटाइजेशन, आई 0 हो रहा तो यहां पर भी कुछ एनर्जी वेस्ट, फिर यहां से यहां सैचुरेशन या फिर मैग्नेटाइजेशन भी बोल सकते हो, वहां पर भी कुछ एनर्जी वेस्ट। मतलब हर एक साइकिल में घूमोगे तो हर एक साइकिल में क्या होगा, उसके यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल में कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा एरिया बढ़ाओगे समझ जाओ उस साइकिल के अंदर, पर्टिकुलर साइकिल, जो साइकिल पकड़ लो, मान लो ये पकड़ लो, तो उस पर्टिकुलर साइकिल के लिए उसके जो यूनिट वॉल्यूम होंगे मटेरियल के, उसमें जो होगा क्या होगा, उसमें एनर्जी उतनी ही ज्यादा वेस्ट होगी जितना ज्यादा वहां हिस्टैरिसीस लूप का एरिया होगा। तो वही कहानी है यहाँ, ठीक है। एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी वेस्टेड पर यूनिट ऑफ मटेरियल फॉर ईच साइकिल ऑफ हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है। मैंने दिखा दिया, यही साइकिल बन रही है, ठीक है, इस साइकिल ऑफ हिस्टैरिसीस लूप, या फिर ऐसे फॉर ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको दिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी यहां पर इतनी कहानी बन गई, ठीक है। ये हमने देख लिया हिस्टैरिसीस लूप क्या है, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, और क्या क्या ये स्टेप हमारे बन रहे हैं, ठीक है।
अब इसको नोट करो तो सॉफ्ट आयरन कोर और स्टील के बीच में कुछ कंपैरिजन देखते हैं, कुछ एप्लीकेशन देखते हैं जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा। ठीक है, समझ गए इन चीजों को कि क्या क्या बना है कहानी में। ये सब हटा दे, एक बार ग्राफ अच्छे से देख लो, देख तो रही होगा, क्या दिक्कत है, हटा दे इस भैया, इन चीजों को हटाते हैं। नोट कर लिए थे भाई, इतना पक्का नोट कर लिए थे। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या, एप्लीकेशंस ऑफ हिस्टेरिसिस। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉफ्ट आयरन बनाने जा रहे हैं और एक तरफ हम बनाएंगे स्टील, और देखेंगे कौन बेटर परमानेंट मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं जूंगा 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 जूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ग्राफ बना लिया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्राफ। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे सॉफ्ट आयरन का ग्राफ है। ठीक है, ये हमारी सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरिसिस ग्राफ है। जब हमने सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरिसिस ग्राफ बनाया तो कुछ इस तरीके से निकल करके आया। ठीक है, फिर हमने कहा अब हम स्टील का एक हिस्टेरिसिस ग्राफ बनाते हैं, ऐसे जूम जूम। ठीक है, इस तरीके से बनाया हमने। ठीक है, और यहां से हम इसको ऐसे लेंगे जूम। ठीक है, फिर हमने कहा चलो भैया इसका ग्राफ थोड़ा अलग बनेगा, इसकी जो रिटेंटिविटी होगी, इसकी रिटेंटिविटी कम होगी। रिटेंटिविटी मैंने बताया था, ये वाली लेंथ होती है, ये O है मान लो ऑरिजिन, ये B है मान लो स्वाहा, ऐसे जूम जूम। ये मान लो C पॉइंट था, तो यहां से यहां तक कोर्सिविटी, यहां से यहां तक रिटेंटिविटी होता था, तो वही यहां भी होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये ग्राफ गई जूम 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 जूम। ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब समझे। यहां पर अगर ध्यान से देखो तो यहां पर ये रहा रिटेंटिविटी, ये O पॉइंट, और ये रही हमारी B पॉइंट, ये रही हमारी C पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो भाई, ये सॉफ्ट आयरन, ये स्टील। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिटेंटिविटी, क्या हमने पढ़ा था, रिटेंटिविटी ये यहां से यहां तक होता था, ये लेंथ O से B, मतलब कि कितना अमाउंट, जब मतलब मैग्नेटाइजेशन कितना बचा है जब हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी हटा दी है मटेरियल के ऊपर से। यही तो होता है ये, मतलब भाई ये हमारे जब डाइपोल्स थे, ठीक है, इसके अंदर जो हमारे एटॉमिक डाइपोल्स थी, तो हमने पढ़ा अभी, जो हमारे एटॉमिक डाइपोल्स इसमें मोशन कर रही थी जिम्बा जिम्बा करके। ठीक है, जो हमारे एटॉमिक डाइपोल्स मोशन करते हैं, सब एक ही डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, ये हमने पढ़ा है, मैग्नेटाइजेशन आई होता था। तो मतलब यह है कि जब हमने बाहर से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करना बंद कर दिया है, उसके बाद भी कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा मटेरियल के अंदर, वही रिटेंटिविटी होती थी। तो रिटेंटिविटी यही तो है, देखो ये यहां से यहां मैग्नेटाइज हो रहा था, फिर यहां से यहां जाने पे हमने डीमैग्नेटाइज शुरू करना कर दिया था मटेरियल को। मतलब मटेरियल के ऊपर से हम एक्सटर्नल फील्ड को, देखो ये यहां से यहां घटाते जा रहे हैं, जूम जूम घटा रहे हैं, तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की लेंथ को हम रिटेंटिविटी बोलते हैं, ओ से भी। तो अगर ध्यान से देखो तो दोनों मटेरियल में रिटेंटिविटी किसकी ज्यादा है, इसकी या इसकी। देखो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसकी रिटेंटिविटी कम है, मतलब कि इसमें से, इस मटेरियल, इस सॉफ्ट आयरन में से अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर एक्सटर्नल फील्ड, जिसको H बोलते हैं हम, अगर सॉफ्ट आयरन के ऊपर से एक्सटर्नल फील्ड को घटाएंगे तब भी वो अच्छी खासी मैग्नेटाइजेशन होल्ड करके रख रहा है। ये I है ना, ये I है, ये H है। ठीक है, तो ये I, देखो ये इतना I होल्ड कर रहा है मैग्नेटाइजेशन, I का मतलब कितना मैग्नेटाइजेशन, और यहां देखो छोटा सा होल्ड कर रहे हैं ये। एक बार एक्सटर्नल फील्ड हटा दी, HX नहीं है, मतलब यहाँ H हमने नहीं लगाया, H को घटा रहे हैं। क्रॉस का मतलब ये यहां पर है कि H को हम थोड़ा घटाते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक, समझ में आया इतना। तो यहां पर इसकी रिटेंटिविटी कम है, किसकी, स्टील की। तो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है विच इज अ बेटर परमानेंट मैग्नेट, हमें पता करना है विच इज अ बेटर परमानेंट मैग्नेट। इन दोनों में से कौन जो है बेटर परमानेंट मैग्नेट है, दोनों में से कौन सा मटेरियल एक बेटर परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करेगा, कौन है ऐसा, वो कौन है, सॉफ्ट आयरन या फिर स्टील। सॉफ्ट आयरन होगा या फिर स्टील होगा, दोनों में से कौन सा मटेरियल है जो एक बेहतर, जो एक बहुत ही सुशील
ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो इन दोनों में कौन जो है एक बहुत ही अच्छा सा परमानेंट मैग्नेट बनेगा? आदर्श पिता कौन बनेगा? बोलना तो कुछ, ठीक है। हाँ, तो ये होगा भाई परमानेंट मैग्नेट और मतलब सॉफ्ट आयरन या फिर स्टील, ठीक है। दोनों में कौन जो है बेहतर परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि परमानेंट मैग्नेट की तरह कौन अच्छा बिहेव कर सकता है? जिसकी रिटेंटिविटी क्या हो? जिसकी रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा हो। रिटेंटिविटी ज्यादा होने का मतलब कि भैया एक बार बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाना बंद भी कर दोगे तो जितनी मैग्नेटाइजेशन हो चुकी है मटेरियल के अंदर वो मैग्नेटाइजेशन होल्ड होके बची रहेगी। अच्छी बात है ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? अपने मुंह अपनी बढ़ाई, मैं तो मीम की बात कर रहा था आपने अपनी। हाँ, ठीक है। तो फॉर ए परमानेंट मैग्नेट क्या क्या होना जरूरी है भैया? पहला पॉइंट क्या होना जरूरी है? रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। हाई रिटेंटिविटी, बोले हाई रिटेंटिविटी ठीक है। रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, रिटेंटिविटी। और क्या? और जो है मटेरियल की कोर्सिविटी भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कोर्सिविटी क्या है कि भैया कितना अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड चाहिए, ये एच कितना अमाउंट, मैंने बताया तो था अभी कुछ देर पहले कि कितना अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड चाहिए, ठीक है, इस मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए। मतलब कि एक्सटर्नल फील्ड लगाई और डीमैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। तो कितनी जल्दी डीमैग्नेटाइज हो गया? ऐसा इन दोनों में से कौन है कि जिसको जरा सा एक्सटर्नल फील्ड दिए तो मटेरियल तुरंत डीमैग्नेटाइज? डीमैग्नेटाइज मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज उसमें से निकल जाए। किसमें से? उस मटेरियल में से, उसी को डीमैग्नेटाइज। तो दोनों में कोर्सिविटी किसकी ज्यादा है? इसकी या इसकी? इसकी ज्यादा है। देखो इतना लेंथ, कोर्सिविटी यही लेंथ है, यहां से यहां, यहां से यहां, ये वाली, ये है कोर्सिविटी। क्या है ये? जोर से बोलो, कोर्सिविटी। जुम्बा 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 जुम्बा। मैंने फुल लेंथ नहीं लिखा, इनकी कोर्सिविटी कम जूम, ठीक है। इनकी कोर्सिविटी देखो कितनी छोटी सी है, ठीक है। तो कोर्सिविटी इसकी ज्यादा है। तो कोर्सिविटी में तो भैया क्या हुआ? कोर्सिविटी में हमारा स्टील जीत गया, ठीक है। कहा कि हमारी कोर्सिविटी तुमसे जो है ज्यादा है, ठीक है। तो इनकी कोर्सिविटी जो है ज्यादा है, ठीक है। तो कोर्सिविटी हो गई हाई, ठीक है। हाई कोर्सिविटी, हाई कोर्सिविटी और एक तीसरा, एक आदर्श मैग्नेट बनने के लिए, एक परमानेंट मैग्नेट बनने के लिए जो लूप है, ये हिस्टेरिसिस का लूप माना जाता है। मैं पढ़ाया था ना हमने कुछ देर पहले। तो जो हिस्टेरिसिस का लूप है, या फिर जो बोल सकते हो एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, क्या बोल रहे हो हिस्टेरिसिस, पकड़ गया। जो हिस्टेरिसिस लूप का ये एरिया, ये हिस्टेरिसिस लूप है ये, ठीक है। तो जिस भी मटेरियल का हिस्टेरिसिस लूप ज्यादा बड़ा होगा उस वो जो है एक अच्छा परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप क्या होनी चाहिए? बहुत ही बड़ी होनी चाहिए। लार्ज एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, ठीक है। हिस्टेरिसिस लूप, किस लूप का एरिया सबसे ज्यादा है? लार्ज एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, किसका एरिया सबसे ज्यादा है? देखो ये सब बड़ा, तो इसका एरिया भी ज्यादा बड़ा है। तो परमानेंट मैग्नेट बनने के लिए, आदर्श पिता बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? रिटेंटिविटी ज्यादा हो, कोर्सिविटी भी ज्यादा हो, हिस्टेरिसिस लूप का एरिया भी ज्यादा हो। तो देखते हैं कौन कौन किसमें जीत रहा है। रिटेंटिविटी किसकी ज्यादा है? जूम, यानी रिटेंटिविटी में ये जीत गया। यानी रिटेंटिविटी तो सॉफ्ट आयरन की ज्यादा है, ठीक है। जो रिटेंटिविटी है वो सॉफ्ट आयरन की ज्यादा है। कोर्सिविटी देखते हैं किसकी ज्यादा है। इनकी कोर्सिविटी छोटी सी, इसकी कोर्सिविटी बड़ी सी, यानी कोर्सिविटी में हमारा स्टील जीत गया। अब देखते हैं एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप किसका ज्यादा है। इनका जूम, यानी इसका एरिया जो है ज्यादा है हिस्टेरिसिस लूप का, यानी कोर्सिविटी इसकी ज्यादा, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप इसकी ज्यादा, रिटेंटिविटी इसकी ज्यादा है। मतलब सॉफ्ट आयरन के पास खाली एक ही पॉइंट फेवर कर रहा है और हमारे स्टील के फेवर में ये दोनों पॉइंट फेवर कर रहे हैं, यानी स्टील जीत गया और स्टील इज अ बेटर चॉइस। स्टील इज अ बेटर चॉइस। ऐसा क्यों बोल रही है सर? स्टील जो है हमारा वो बेटर चॉइस होगा। स्टील इज अ बेटर चॉइस फॉर अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट बनने के लिए स्टील इज अ बेटर चॉइस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फॉर यूजिंग एज a better permanent magnet.
स्वैप। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा परमानेंट मैग्नेट बनने के लिए, ठीक है, एक बेटर परमानेंट मैग्नेट बनने के लिए कौन अच्छा है, कौन है, स्टील है। ठीक है, फॉर यूजिंग एज अ बेटर परमानेंट। व्हाई? क्योंकि इट्स कोर्सिविटी, कोर्सिविटी, इसकी कोर्सिविटी एंड एरिया, जुम्बा, एंड एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, पूरा नहीं आया, हिस्टेरिसिस लूप, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है, इट्स कोर्सिविटी एंड एरिया, एरिया सही से लिखो बेटा, क्या कर रहे हो। ठीक है, एंड इट्स एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप इच इज greater than that of, greater than that, greater than that of सॉफ्ट आयरन। ठीक है, अगर कहने का मतलब ये है कि सॉफ्ट आयरन से अगर कंपेयर करें तो सॉफ्ट आयरन के हिस्टेरिसिस लूप के एरिया से इसका एरिया ज्यादा है, कोर्सिविटी भी इसी की ज्यादा है, दोनों में कम है। इनकी खाली क्या है, सॉफ्ट आयरन के पास केवल रिटेंटिविटी ज्यादा है। सॉफ्ट आयरन हैज ओनली हाई रिटेंटिविटी, इनके पास खाली रिटेंटिविटी ज्यादा है, ओनली हाई रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। ठीक है, हेंस स्टील विंस, स्टील जीत गया। कौन सा रेस था, रिले रेस। ठीक है, तो ये भैया स्टील जीत गया। ठीक है, क्योंकि इसकी जो है ये दोनों ज्यादा थी, और परमानेंट मैग्नेट बनने के लिए यही दोनों चाहिए भी। क्या चाहिए परमानेंट मैग्नेट बनने के लिए, कोर्सिविटी का मतलब एक्सटर्नल फील्ड, कितना एक्सटर्नल फील्ड चाहिए। ठीक है, किसी भी मटेरियल को दोबारा से डीमैग्नेटाइज करने के लिए, डीमैग्नेटाइज। ठीक है, और रिटेंटिविटी क्या थी कि कितना जो है, कितनी कैपेसिटी है मटेरियल की, कि अगर एक्सटर्नल फील्ड हम घटाकर जीरो भी ले आए तो मैग्नेटाइजेशन कितना होल्ड कर सकता है मटेरियल, अभी पढ़ा था हमने, वो होता है हमारा रिटेंटिविटी। ठीक है, तो इन दोनों में हमारा ये हो गया बेटर परमानेंट मैग्नेट स्टील। ठीक है भैया, क्या था रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी हमने पढ़ा था, फिर से लिख लेते हैं, रिटेंटिविटी। ठीक है, रिटेंटिविटी का क्या था कि अगर एक्सटर्नल फील्ड, अगर हमारा एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, जो भी हमारा बाहर से एक्सटर्नल फील्ड है, सीज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, क्या कहते हैं, सीज मतलब खत्म कर दिया जाए, खात्मा, सीज कर दिया जाए। ठीक है, सीज भी हमने कर दिया, तब कितनी मैग्नेटिज्म होल्ड करके रखा, तब कितनी मैग्नेटिज्म मटेरियल ने होल्ड करके रखा, कितनी मैग्नेटिज्म मटेरियल ने होल्ड करके रखा। यही तो होता है, इंग्लिश में लिखा है अच्छे डिफिनेशन, बोलना ना देसी टीचर, इसको लिखाए हैं अभी कुछ देर पहले, ऊपर देखो जाके आई। ठीक है, तो ये रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी जगह नहीं है, बोल देता इसे कि भैया कितना अमाउंट ऑफ, ठीक है, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड लगाएं कि मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाए, मटेरियल की सारी मैग्नेट की प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, वो कोर्सिविटी, ये रिटेंटिविटी था। एक्सटर्नल फील्ड सीज कर दिया, तब कितनी मैग्नेटिज्म मटेरियल ने होल्ड करके रखी। ठीक है, तो इनकी ज्यादा थी, लेकिन कोर्सिविटी में हार गए। ठीक है, ये जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है, खर्र से डिगने में डीमैग्नेटाइज, जरा से एक्सटर्नल फील्ड लगाई डीमैग्नेटाइज, ये होते रहते हैं। ठीक है, हो गया भाई, हटा दे 1 2 3 4। एक और केस देख लेते हैं, परमानेंट मैग्नेट में तो ये जीत गया, अब टेम्पोररी मैग्नेट की बात आएगी। हटा दे 1 2 3 4, हटा दे, हटाने जा रहा हूं भैया, हटा दूं, चलो हटाने जा रहे हैं भाई, हटा देता हूं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है एक लास्ट केस देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हिस्टेरिसिस में, और उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम कुछ नहीं देखेंगे, सुनो भाई, उसमें हम ये देखेंगे भाई, अगर जो है हमें इन दोनों में स्टील को, अरे यार इरेज तो कर दिया, इतनी मेहनत से बनाया, चलो फिर सुना लेंगे।
अब हमें देखना है कि स्टील और सॉफ्ट आयरन में इन दोनों में से कौन जो है ट्रांसफार्मर के कॉइल में, ठीक है, ट्रांसफार्मर में क्या बोलते हैं यार उसे, अरे यार कोर ऑफ जनरेटर, हाँ जनरेटर की ठीक है, जनरेटर का कॉइल है, तो जनरेटर के कॉइल में स्टील और सॉफ्ट आयरन इन दोनों में से कौन एक अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। या फिर कोई हम एक ट्रांसफार्मर ले ले, तो ट्रांसफार्मर के कोर में किसका यूज ज्यादा अच्छे से होगा। फिर से डायग्राम बनाओ, इरेज कर दिया मैंने, ऐसे जूंगा जूंगा, ठीक है, जूंगा जूंगा जूंगा, ठीक है। फिर यहां पर आए जूंगा जूंगा जूंगा, ठीक है, जिंग 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 जिंग, ये से जूं 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 जूं, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है, इस तरीके से। ये मान लेते हैं हमारा, बड़ा तिरछा मिर्चा नहीं बनाया मैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया सॉफ्ट आयरन, ये हमारा हो गया भैया सॉफ्ट आयरन का ग्राफ, और ये हमारा हो गया, इसको मान लेते हैं जुंगा 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 जुंगा, इसको मान लेते हैं हमारा है स्टील का ग्राफ, ठीक है। फिर हमसे इन्होंने कहा विच इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है, विच इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है, फॉर यूजिंग एज आ, ठीक है, फॉर यूजिंग for better option for using zoom 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 for using in coil of generator, coil of generator, ठीक है। जनरेटर के कॉइल में इन दोनों में से कौन अच्छा यूज में आ सकता है, किसको हम कॉइल के जनरेटर के कॉइल में लगा सकते हैं, या फिर और विच इज बेटर ऑप्शन फॉर यूजिंग इन कॉइल ऑफ जनरेटर और इन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का कोर भी ये सब भैया पढ़ेंगे आगे, चिंता ना करो, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर और दुनिया भर का, ठीक है। तो ये हमारा होगा भैया कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। तो कौन जो है एक बेटर ऑप्शन है, तो वही होगा जो, वही बेटर ऑप्शन होगा जो अच्छा एक टेम्पोररी मैग्नेट होगा। ये हमने पढ़ा, बताएंगे आगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो जो अच्छा टेम्पोररी मैग्नेट होगा वही ये दोनों में अच्छा फिट होगा, कॉइल ऑफ जनरेटर और कोर ऑफ ट्रांसफार्मर में। और टेम्परेरी मैग्नेट क्या है भैया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर टेम्पोररी है, हर समय नहीं रहेगी, थोड़ा छेड़खानी करोगे उसके साथ तो परमानेंट, तो मतलब तब मैग्नेट की प्रॉपर्टी वो निकाल देगा अपने अंदर से, ठीक है। हाँ, तो हम क्या क्या पॉइंट होता है फॉर अ टेम्पोररी मैग्नेट, फॉर भाई कौन फिट होगा, जो टेम्पोररी मैग्नेट होगा वही एक अच्छा कॉइल ऑफ जनरेटर में यूज होगा, वही एक आदर्श टेम्पोररी मैग्नेट होगा, ठीक है। फॉर अ टेम्पोररी मैग्नेट, फॉर अ टेम्पोररी मैग्नेट क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। पहली बात तो रिटेंटिविटी कम हो उसकी, लो रिटेंटिविटी हो, ठीक है, लो रिटेंटिविटी भैया लो होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, कोर्सिविटी भी बहुत कम होनी चाहिए, यानी क्या होना चाहिए भैया लो कोर्सिविटी कम होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए भैया, तीसरा जो है हिस्टेरिसिस लूप का एरिया भी कम होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, ठीक है, स्मॉल एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, ठीक है, एरिया भी स्मॉल होना चाहिए, मतलब रिटेंटिविटी लो हो, कोर्सिविटी लो हो, हिस्टेरिसिस लूप का एरिया भी कम होना चाहिए। तो ऐसा क्यों है, इसे लिख दिया हूं यार, सही से नहीं लिखा है यार, जूंगा, फिर से इसको लिखते हैं लो कोर्सिविटी को, पता नहीं कैसे लिखते हो यार तुम लोग, हाँ तो मैं ही लिखूंगा। तो ये हमारा हो गया लो कोर्सिविटी, भैया कोर्सिविटी जो है कम होनी चाहिए। हाँ, क्या कहने का मतलब है, क्या कहना चाहते हैं महाशय, कहना ये चाहते हैं कि मतलब कि कॉइल, जनरेटर के कॉइल में अच्छा कौन यूज हो सकता है, ट्रांसफार्मर के कोर में कौन अच्छा तरीके से यूज हो सकता है, जो एक टेम्पोररी मैग्नेट अच्छा हो। और टेम्पोररी मैग्नेट कब अच्छा माना जाता है, जब उसकी रिटेंटिविटी कम हो, जब उसकी कोर्सिविटी कम हो, किसकी, मटेरियल की, जब उसकी हिस्टेरिसिस लूप का एरिया कम हो, ठीक है। फिर से भाई ये आई है जूंगा, ये एच है मूंगा,
ये I है जुंगा और ये H है मूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, हाँ भैया। तो रिटेंटिविटी क्या हमने बताया, रिटेंटिविटी कम होनी चाहिए। मतलब रिटेंटिविटी क्या थी कि एक्सटर्नल फील्ड मटेरियल के ऊपर से हटा दी है तब भी कितनी मैग्नेटिज्म होल्ड करके रखा है मटेरियल। मैग्नेटिज्म क्या होता है कि डाइपोल्स कितने अलाइंड हैं एक ही डायरेक्शन में, कि भैया हमने बाहर से जो है ये डाइपोल्स का अलाइनमेंट क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो बाहर से एक्सटर्नल फील्ड को हमने घटा दिया एकदम से, तब भी कितनी मैग्नेटाइजेशन होल्ड कर रखा है मटेरियल ने, कितने डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो रखे हैं। इसका मतलब वही होता है हमारा क्या, वही कहलाता है हमारा रिटेंटिविटी। तो यहां पर रिटेंटिविटी बहुत कम होना चाहिए। फिर से बना देते हैं, यहां पर रिटेंटिविटी जो है बहुत ही कम होना चाहिए। भैया जब हमने बाहर से एक्सटर्नल फील्ड जीरो करना शुरू किया तो अंदर जो है मैग्नेटाइजेशन बहुत बेकार हालत हो गई। ये देखो इधर उधर भागने लगे मटेरियल। मतलब देखो ये मैग्नेटाइजेशन कब कम होगा, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन कब कम होगा, जब डाइपोल्स इधर उधर भागने लगे तो मैग्नेटाइजेशन कम। तो इसका मतलब ये दोनों कम हो, तो इसका मतलब ओवरऑल रिटेंटिविटी कम। तो ये कंडीशन होगी तब जाके वो टेम्पोररी मैग्नेट बनेगा। कि मतलब एक बार बाहर से एक्सटर्नल फील्ड हटा दी मटेरियल के ऊपर से तो मैग्नेटाइजेशन होल्ड करने की क्षमता घट जाए मटेरियल की। ठीक है, तो लो रिटेंटिविटी होनी चाहिए। तो किसकी रिटेंटिविटी लो दिख रही है यहां पर, ठीक है, ये तो कोर्सिविटी है, ये कोर्सिविटी, ये रिटेंटिविटी है, जुंगा जुंगा, ये रिटेंटिविटी है। ठीक है, तो देखो इसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है। ठीक है, यानी इसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है, यानी कि हमारा स्टील जीत गया, स्टील हमारा जीत गया। रिटेंटिविटी किसकी कम है, रिटेंटिविटी इसकी कम है। इसका मतलब ये कम मैग्नेटाइजेशन होल्ड करेगा। एक बार एक्सटर्नल फील्ड हटाओगे तो मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा बहुत आसानी से। इसके अंदर ये कम मैग्नेटाइजेशन होल्ड करेगा इसके मुकाबले। ठीक है, तो इसकी रिटेंटिविटी कम है, यानी रिटेंटिविटी में तो स्टील जीत गया। कोर्सिविटी किसकी कम है, इसकी कम है, कोर्सिविटी में ये जीत गया, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, क्योंकि भैया देखो अगर कोर्सिविटी इसकी क्या है, छोटी सी। कोर्सिविटी क्या होती है कि भैया आप कितनी एक्सटर्नल फील्ड चाहिए, कितनी एक्सटर्नल फील्ड लगाएं कि हमारा मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाए। बाहर से कितनी एक्सटर्नल फील्ड लगाएं, भैया मान लो ये हमारा कोई, फिर से हमने बनाया कि बाहर हम कितना ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड लगा दें कि हमारा जो मटेरियल है वो क्या हो जाए, वो डीमैग्नेटाइज हो जाए। डीमैग्नेटाइज का मतलब क्या है कि हमारे मटेरियल से के अंदर से मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाए। कितनी एक्सटर्नल फील्ड लगाएं कि मटेरियल के अंदर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाए पूरी तरीके से, वही होता है कोर्सिविटी। तो कोर्सिविटी किसकी कम है, इसकी, यानी कि ये जो है जल्दी डिमैग्नेटाइज नहीं होने वाला भैया। ठीक है, समझ रहे हो कि भैया इसको अभी हमने ये तो नहीं बोल दिया था मैंने कुछ देर पहले कि डिमैग्नेटाइज करना आसान है, नहीं भाई बहुत मुश्किल है। कि जरा सा मतलब कि एक्सटर्नल फील्ड इसकी कोर्सिविटी छोटी सी है, समझ रहे हो, जल्दी डिमैग्नेटाइज नहीं होता। शायद मैंने कुछ देर पहले बोल दिया था जल्दी डिमैग्नेटाइज हो जाता है, ऐसा बोला तो नहीं था मैंने। हाँ, तो क्या होगा, डीमैग्नेटाइज जो कम हो, कोर्सिविटी कम है, इसका मतलब डीमैग्नेटाइज करने में भी समय लगेगा। ठीक, समझ रहे भाई। तो ये हो गया, इसकी कोर्सिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड लगा के डीमैग्नेटाइज नहीं कर लोगे इस आसानी से। ठीक है, तो इनकी कोर्सिविटी बहुत कम है और इसकी कोर्सिविटी बहुत ज्यादा है। किसकी कोर्सिविटी ज्यादा है, इस मटेरियल की, स्टील की कोर्सिविटी, सॉरी हाँ, इसकी कोर्सिविटी ज्यादा है, इसकी कोर्सिविटी कम है। इनकी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड लगाए तो बहुत ज्यादा कोर्सिविटी है। ठीक है, कोर्सिविटी इसकी कम है, सॉरी इसकी ज्यादा है, कोर्सिविटी इसकी कम है। कोर्सिविटी क्या है कि कितना एक्सटर्नल फील्ड लगाएं कि मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, यहां पर ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हैं, कोर्सिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनकी कोर्सिविटी बहुत ज्यादा, इसकी कोर्सिविटी कम। कोर्सिविटी क्या मैंने फिर बताया, एक्सटर्नल फील्ड कितनी लगा दें कि मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो इनकी कोर्सिविटी कम, इनकी ज्यादा, यानी कोर्सिविटी में ये जीत गया। और तीसरा क्या टर्म जरूरी है टेम्पोररी मैग्नेट बनने के लिए, हिस्टेरिसिस लूप का एरिया। जो हिस्टेरिसिस लूप का एरिया है वो बहुत छोटा होना चाहिए। हिस्टेरिसिस लूप का एरिया बहुत छोटा होना चाहिए। तो इन दोनों में एरिया किसका छोटा है, सॉफ्ट आयरन का, यानी यही जीत गया। दो में ये जीत गया, कोर्सिविटी इसकी कम, हिस्टेरिसिस लूप का एरिया इसका कम। हाँ, रिटेंटिविटी में ये थोड़ा आगे, ये जीत गया रिटेंटिविटी में।
यानी 2 पॉइंट्स इसको जो है फेवर कर रहे हैं, यानी टेम्पोररी मैग्नेट बनने के लिए सॉफ्ट आयरन आदर्श पिता है, आदर्श बहू है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में ये जीत गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भैया सॉफ्ट आयरन जो है, सॉफ्ट आयरन इज अ बेटर चॉइस, ठीक है, सॉफ्ट आयरन इज अ बेटर चॉइस किसके लिए, फॉर बिकमिंग अ टेम्पोररी मैग्नेट, फॉर बिकमिंग a temporary magnet, for becoming a temporary magnet, ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट बनने के लिए सॉफ्ट आयरन बहुत सही है, ठीक है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन इज अ बेटर चॉइस फॉर बिकमिंग अ टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है। क्यों भैया, ऐसा इसलिए है बिकॉज इट हैज, किसके पास, सॉफ्ट आयरन की बात हो रही है, इट यहां सॉफ्ट आयरन को डिनोट कर रहा है, बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज लो कोर्सिविटी कम है, ठीक है, कोर्सिविटी कम है तो मतलब यही होगा कि हाँ डीमैग्नेटाइज जल्दी हो गया, ठीक है, कोर्सिविटी जो है कम है इसकी, मैंने फिर भाई क्या बोलते हो बार बार, कोर्सिविटी कम होने का मतलब कि भैया डीमैग्नेटाइज हो जाए, कम कोर्सिविटी है, ठीक है, फटाक से डीमैग्नेटाइज होगा, ठीक है, हाँ, जरा अभी मैंने फिर कुछ देर पहले कुछ और बोल दिया था, ठीक है, मतलब कोर्सिविटी का मतलब ये है कि जरा सा एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो डीमैग्नेटाइज हो जाए, वही मतलब है इसका, ठीक है, जरा सा एक्सटर्नल फील्ड लगाया डीमैग्नेटाइज हो गया, लो कोर्सिविटी है। इनमें क्या है, बहुत ज्यादा कोर्सिविटी लगानी पड़ती है, जरा मतलब बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड लगाओ तब जाके डीमैग्नेटाइज होगा, ठीक है, अब ये सही है, ठीक है, ये वाला सही है, बिकॉज इट हैज लो कोर्सिविटी, इसकी जो कोर्सिविटी है किसकी, सॉफ्ट आयरन की, इसके पास लो कोर्सिविटी है एंड स्मॉल एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, स्मॉल एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, स्मॉल एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप। क्यों भैया स्मॉल एरिया चाहिए होता है, भाई छोटा सा लूप है, एनर्जी कम वेस्ट होगी, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज, छोटा सा तो एरिया है इनका, ठीक है, आराम से डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज होते रहेंगे, टेम्पोररी मैग्नेट बन जाएंगे, ठीक है, इसका मतलब इनकी दोनों क्या है, कम है, हाँ, रिटेंटिविटी में ये छोटा था, स्टील हैज ओनली लो रिटेंटिविटी, स्टील के पास खाली एक ही फेवरिंग कंडीशन थी कि रिटेंटिविटी कम है, स्टील हैज ओनली लो रिटेंटिविटी, लो रिटेंटिविटी, ठीक है, तो स्टील हार गया, तो यहां पर कौन जीता, यहां पर जीता सॉफ्ट आयरन, ठीक है। 1 2 3 मैं फिर से वो क्लियर कर देता हूं जो मैं बार बार कंफ्यूज कर रहा था आपको, कि भाई इसकी कोर्सिविटी क्या है, कम है, ठीक है, यानी जरा से एक्सटर्नल फील्ड दोगे बाहर से मटेरियल के ऊपर तो मटेरियल डीमैग्नेटाइज होगा, ठीक, इसका सॉफ्ट आयरन का, बार बार मैं उल्टा बोल दिया, यहाँ पे क्या है, कोर्सिविटी बहुत ज्यादा है कि बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड दोगे तब जाके मटेरियल डीमैग्नेटाइज होगा, ये सही है, ठीक, ठीक, यहाँ अब क्लियर है, ठीक, पुराना भूल जो मैंने बोला कंफ्यूजन में, ये सही है, ठीक, तो भैया इसे नोट करो, हम हटाओ 1 2 3 4, एरिया क्यों छोटा लिए पता है ना, एरिया छोटा लिया है ताकि एनर्जी कम वेस्ट होगी, ठीक है, टेम्पोररी मैग्नेट बढ़िया बना रहेगा, ठीक, तो 1 2 3 4 नोट कर लो भाई पॉज करके, 1 2 3 4 नोट कर लो भाई पॉज करके, आ रहा हूं, ठीक, नोट कर लिए। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं भैया, ठीक है, इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करेंगे, ठीक है, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, कई सारी कहानियां, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे, ठीक है क्या, ठीक है।